हेलो स्टूडेंट, मैं विनोद कुमार शर्मा प्रयास ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज अपने संघीय कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन इसके अध्ययन से पहले थोड़ा सा आज मैं आपको वर्तमान में जो भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ये महामारी का दौर चल रहा है, तो इसमें मैं आपको इतनी ही सलाह दूंगा, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। और जो भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई हैं, आप उसका पालन कीजिएगा। अब देखिएगा, अभी मैंने आपसे कहा कि कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले आपने जो पढ़ा होगा कि संघ सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका के बारे में थोड़ा आप इसमें क्या है अध्ययन कर चुके हो, और आज अपने क्या है कार्यपालिका के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो आपके सामने लिखा हुआ है कि संघीय कार्यपालिका। ठीक है, तो अब आगे देखिएगा आपने कि जो संघीय कार्यपालिका है, इसका जो उल्लेख है भाग 5 में है और अनुच्छेद 52 से 78 में है। ठीक, जैसे आपने इससे पहले पढ़ा था कि व्यवस्थापिका का जो उल्लेख है वो 79 से 123 में है। और यहाँ आपने किसके बारे में पढ़ना है कि संघीय कार्यपालिका के बारे में पढ़ना है, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 52 से 78 में है। ठीक है, अब देखिएगा कि जो संघीय कार्यपालिका है, ये अपनी जो कार्यपालिका है कि संघीय कार्यपालिका में कई बार सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है क्या जी, कि जो संघीय कार्यपालिका है इसमें कौन कौन आते हैं। जैसे संघीय कार्यपालिका में अपने सबसे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये संघीय कार्यपालिका के अपने अंग हैं। लेकिन थोड़ा सा अपने इसमें क्या है जो कंफ्यूज करता है शब्द, वो शब्द अपने ये कंफ्यूज करता है कि ये कार्यपालिका में कैसे है, क्योंकि ये जो महान्यायवादी है इसका झुकाव थोड़ा सा न्यायपालिका की तरफ जा रहा है, और जो महान्यायवादी है ये भारत सरकार का सबसे बड़ा क्या होता है, कानूनी सलाहकार होता है। तो इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूजिंग अपने वहाँ हो जाती है। लेकिन आपने इसमें कतई कन्फ्यूज नहीं होना है कि जो महान्यायवादी है कि ये कार्यपालिका में ही आता है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। ठीक है, अब देखिए जो 76 में है, तो अभी मैंने आपसे क्या बोला कि जो कार्यपालिका है भाग 52 से 78 है, तो बताइएगा 76 बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये अपने क्या हो गया, संघीय कार्यपालिका होगी, जिसमें अपने इन सभी के बारे में पढ़ना है। ठीक, अब उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट बात करें अपने कि संघीय कार्यपालिका में सबसे पहले अपने किसके बारे में पढ़ना है कि राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। अब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको, ये जो आपको दिख रहा है आपके सामने पिक्चर है राष्ट्रपति भवन की, जो राष्ट्रपति भवन है, जैसे आपने वहाँ पढ़ा था व्यवस्थापिका में, यानी व्यवस्थापिका को भारत में क्या बोलते हैं, संसद। ठीक है, कि भारत में व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं, और ये जो संसद है अपनी रायसीना नामक पहाड़ी पर बनी है। तो उसी प्रकार ये जो अपना राष्ट्रपति भवन है, ये भी क्या है, रायसीना नामक पहाड़ी पर बना है। ठीक है, और देखिएगा ये जो राष्ट्रपति भवन है इसे सबसे बड़ा रिहायशी भवन माना जाता है, कि सबसे बड़ा रिहायशी भवन माना जाता है। इसमें लगभग 340 कमरे हैं, और जो कि सारे के सारे वातानुकूलित हैं। और इसी भवन में अपने राष्ट्रपति जी, जैसे वर्तमान में देश के राष्ट्रपति कौन, रामनाथ कोविंद जी, वो निवास इसमें करते हैं। ठीक, अब देखिए ये तो अपने राष्ट्रपति भवन के बारे में सामान्य सी जानकारी होगी। और अब अपने हाँ जी, अब देखिए अपने बात करें कि राष्ट्रपति कि सबसे पहले ये आता है कि जो राष्ट्रपति पद का जो उल्लेख है, सबसे पहले बात करें अपने क्या है, अनुच्छेद 52 में, कि अनुच्छेद 52 में क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति,
ये सिंपल सा क्वेश्चन ही है, जैसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पद का उल्लेख है, इसमें क्या है जी अनुच्छेद 52 में कि भारत का एक क्या है राष्ट्रपति, सिर्फ इतना ही है, इसमें केवल सिंपल सा क्वेश्चन ही पूछते हैं। अब देखिए बात करें कि अनुच्छेद 53, अगर अनुच्छेद 53 की अगर बात की जाती है तो इसमें आता है कि राष्ट्रपति के पास में कार्यपालिका संबंधी सारी क्या हैं शक्तियां हैं। ठीक है, कि राष्ट्रपति के पास में कार्यपालिका संबंधी सारी शक्तियां हैं, इसका उल्लेख अनुच्छेद किस में है 53 में है। अब देखिएगा, और अनुच्छेद 53 में ही एक बात और ध्यान रखिएगा, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है तो इसलिए थोड़ा विशेष आपने ध्यान रखना है। वो क्या है इसमें कि ये पूछा जाता है कि तीनों सेनाओं का सेनापति, तीनों सेनाओं का जो सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है, और इस शब्द का या इस बात का उल्लेख भी कहाँ है अनुच्छेद 53 में है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 52 और 53 के बारे में। अब देखिएगा आपने नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, अनुच्छेद 54 में, और यहाँ थोड़ा आपने क्या है विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि जो अनुच्छेदों की अगर बात की जाती है 54 और 55 थोड़े से इसमें क्या है अन्य की तुलना में लेंथी है, लेकिन उसमें घबराने की जरूरत नहीं है अपने, कि सबसे पहले अपने बात किसके बारे में करेंगे अनुच्छेद 54 के बारे में बात करें। तो देखिएगा 54 की अगर बात की जाती है तो इसमें आता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये किसमें है अनुच्छेद 54 में है। अब राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है यानी इसका मतलब क्या है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं एमपी और एमएलए। ठीक, अब एमपी का मतलब क्या हो गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए का मतलब क्या हो गया मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी ये क्या है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करें किसके बारे में, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद के सदस्य। अब देखिए मैंने बोला संसद के सदस्य, लेकिन संसद के सदस्य कौन से, क्योंकि संसद में सदस्य दो प्रकार से आते हैं। एक तो इसमें कौन से हैं जी, एक तो होता है मनोनीत, और एक अपना इसमें क्या आता है निर्वाचित। ये लीजिएगा, ये दो प्रकार से संसद में सदस्य आते हैं। तो यहां अपने शब्द कौन सा यूज करना है, तो यह आएगा संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, न कि मनोनीत सदस्य। यानी अपने बात करेंगे कि संसद के सदस्य, संसद के कौन से, मनोनीत प्लस निर्वाचित नहीं, बल्कि इसमें क्या आएगा ओनली निर्वाचित शब्द इसमें यूज होगा, कि संसद के सदस्य इसमें क्या है जी आते हैं, उसमें वो भी कौन से आएंगे निर्वाचित। अब यहां संसद से मतलब क्या है, अब यहां संसद से मतलब है कि लोकसभा प्लस राज्यसभा, और जैसे आप पढ़ चुके हो कि संसद के सदन तो दो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन राष्ट्रपति को संसद का अंग माना जाता है। तो यहां अपने बढ़ रहे हैं कि संसद के सभी सदस्य, वो सभी भी कौन से आएंगे निर्वाचित। अब लोकसभा प्लस इसमें क्या हो गया राज्यसभा। तो देखिएगा अब बोला लोकसभा प्लस राज्यसभा, अब इसको भी अपने दो पार्ट में बांट देते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 यहां शब्द क्या यूज होगा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, तो वो कितने हैं
543, ये लीजिएगा कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य 543। और देखिएगा जैसे वर्तमान में सीटें तो क्या हैं 545 हैं, लेकिन 545 में से मैंने क्या बोला कितने सदस्य भाग लेंगे, 543 सदस्य भाग लेंगे। और इसमें ये जो 2 सदस्य हैं ये एंग्लो इंडियन, जिसको अपने क्या बोलते हैं आंग्ल भारतीय, ये जो 2 आंग्ल भारतीय सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं मनोनीत होते हैं। लेकिन अभी शब्द अपने क्या यूज किया था, ये निर्वाचित है न कि मनोनीत है, तो इसीलिए ये सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। लेकिन अभी आपने पढ़ा भी होगा जब व्यवस्थापिका आपने पढ़ी थी कि जो ये एंग्लो इंडियन का वर्तमान में प्रावधान ही समाप्त कर दिया गया है, यानी अब आगे की लोकसभा में एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अब बात इसमें है कि 543 तो कहां से हो गए, अपनी लोकसभा से हो गए। उसके बाद में नंबर 2 राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। अब यहां भी क्या आएगा कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य कितने हैं इसमें जी, देखिएगा कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य 233। अब इसमें भी देखिएगा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि राज्यसभा में जी वर्तमान में सदस्य तो 245 हैं। अब 245 हैं, लेकिन इसमें क्या है, अब इसमें भी तो 12 क्या होते हैं मनोनीत होते हैं। और अभी आपसे कहा था कि इसमें ओनली निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं न कि मनोनीत लेते हैं, तो ये सदस्य भी क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। अब उसके बाद देखिएगा, ये तो बात होगी इसके अंदर। अब आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कुल कितने सदस्य भाग लेते हैं। सदस्य की अगर बात की जाती है तो ये 543 प्लस 233 बराबर क्या हो गया 776। ये लीजिएगा, ये राष्ट्रपति के चुनाव में इतने सदस्य भाग लेंगे, कहाँ से, संसद से। ये तो हो गया अभी राष्ट्रपति के निर्वाचन के मंडल का पहला पार्ट। अब उसके बाद में आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में सांसदों के अलावा और कौन कौन भाग लेते हैं। तो अब नंबर 2 भी, अब इसमें नंबर 2 क्या आ जाएगा, समस्त विधान सभाओं, समस्त विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। और यहां भी आपने एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि समस्त विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य बोला है, न कि मैंने आपसे सभी सदस्य बोला है। क्योंकि अगर सभी की बात करेंगे तो इसमें निर्वाचित के साथ में क्या हो जाता है कि मनोनीत भी हो जाता है। लेकिन अभी आपसे मैंने क्या कहा, इसमें मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, आप सोच रहे होंगे जी कि यहाँ कौन से मनोनीत होते हैं। देखिएगा कि विधान सभाओं में भी राज्यपाल यानी गवर्नर के द्वारा अनुच्छेद 333 के तहत एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में शब्द अपने क्या यूज होगा, निर्वाचित होगा, न कि सभी सदस्य होगा। पहली बात तो ये हो गया कि समस्त विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब इसको भी समझने के लिए मैं थोड़ा आपको आसान कर देता हूँ, इसके भी टुकड़े 2 कर देते हैं। अब पहली बात तो यही आता है कि समस्त विधान सभाएं, कि जी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि समस्त विधान सभाएं, कि पहली बात तो यही है कि भारत में कुल विधान सभाएं कितनी हैं। तो ये देखिएगा 31 है। अब देखिएगा इसमें आपको कतई भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि अपने दिमाग में क्या है जी कि 31 विध। अब इसमें आता है जी कि जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था और वर्तमान में क्या बन गया, वो एक केंद्र शासित प्रदेश का उसे दर्जा दे दिया गया है। तो देखिए उसे क्या किया गया है कि राज्य से उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया है, लेकिन विधानसभा को समाप्त नहीं किया है। कहीं आप विधानसभा 30 मत कर दीजिएगा कि जम्मू कश्मीर को तो क्या किया है कि उसमें राज्य से एक क्या कर दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। लेकिन आप उसे ये नहीं कह सकते कि इसमें कि वहाँ विधानसभा समाप्त होगी और विधानसभा कितनी रहेगी, 30 नहीं। हाँ, समीकरण मानते हैं अपना चेंज हो गया है। समीकरण चेंज कैसे हो गया, पहले अपने क्या करते थे, इसके 2 पार्ट में आपको बताता था। जैसे पहले 29 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दूसरा पार्ट इसमें क्या आता था कि 2 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लेकिन अब देखिए थोड़ा सा इसमें क्या है, समीकरण चेंज हुआ है। देखिए टोटल की बात करेंगे तो टोटल तो वही क्या है, 31 ही आएगा। लेकिन अपने यहाँ चेंज क्या हुआ है कि चेंज ये हुआ है कि अब भारत में राज्य 29 नहीं, अब राज्य कितने हो गए, 28। ये आप ध्यान रखिएगा कि भारत में 28 राज्य हो गए। उसके बाद में अब केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो जी पहले 9 थे, यानी 7 से क्या हुए 9। लेकिन 9 से अगर वर्तमान की अगर बात की जाती है तो 8 ही केंद्र शासित प्रदेश है। अब कंफ्यूज मत होइएगा कि 7 से 9 हो गए और 9 से मैं आपको 8 बता रहा हूँ। देखिए कैसे कि पहले आप सब जानते हो कि भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब 7 थे तो अब इसमें क्या हुआ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या कर दिया गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया। तो 7 से संख्या कितनी होगी, 9 होगी। लेकिन अभी मैंने शब्द क्या यूज किया, 8। अब ये 8 कौन से, वो 8 ये ध्यान रखिएगा कि जो दादर नगर हवेली और दमन द्वीप दोनों को एक ही बना दिया है। कि पहले दोनों क्या थे, ये अलग अलग थे कि दादर नगर हवेली अलग था, दमन द्वीप क्या था, अलग था। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो भी दोनों को एक बना दिया। संख्या कितनी होगी, 8 होगी। अब देखिएगा, अब यानी पहले का समीकरण तो ये हो गया। अब नए समीकरण की अगर बात करते हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अब नए समीकरण की बात करते हैं तो इसमें ए सबसे पहले क्या आ जाएगा अभी, अब इसमें आ जाएगा 28 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखिएगा पहले 29 की बात करें तो पहले कितना था, 4020। ये 29 राज्यों से आते थे। लेकिन अब मैंने आपसे क्या बोला कि 29 की बजाय 28 राज्य हो गए। अब 28 राज्य हो गए तो 28 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो इसमें से अपने जम्मू कश्मीर की विधानसभा के सदस्य क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अगर माइनस होंगे तो यानी 4020 में से 87 आप माइनस कर दीजिएगा तो कितने हो गए। अब देखिए 10 में से 7 गए, 3 है। उसके बाद में यहाँ ये 3, ये 9, ये लीजिएगा कि 3933। ये वर्तमान में क्या अपने आते हैं, 28 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब इसका दूसरा पार्ट है। अब अपने जो पहले जो हैं केंद्र शासित प्रदेश 7 थे और 7 में से 2 में ही क्या थी, विधानसभा थी। एक तो अपना दिल्ली, दूसरा अपना कौन सा जी, पांडिचेरी, जिसको अपने पुद्दुचेरी कहते हैं।
अब देखिएगा इन दो से था, लेकिन अब ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या दे दिया, एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया, जिसमें लद्दाख में विधानसभा नहीं है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा है। तो इस वजह से अब क्या हो गया, तीन केंद्र शासित प्रदेशों विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। पहले तो 2 थी, अब 2 से कितने आते थे, ये 70 प्लस 30 यानी कितने थे, 100। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे क्या कहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों में यानी विधानसभा 3 राज्यों में हो गई है, तो तीसरा इसमें कौन सा हो गया, यानी ये तो कहां से आगे, दिल्ली से, ये अपने कहां से आगे, पुदुचेरी से, और तीसरा मैंने आपसे क्या बोला, जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में कितनी है, 87। तो ऐसी स्थिति में तो टोटल क्या हो जाएगा, 70 प्लस 30 100 प्लस 87 यानी 87, कितने हो गए, 187। ये लीजिएगा, ये हो गए 3 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब आएगा कि कुल कितने विधानसभाओं के सदस्य हैं। अब कुल आप इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 4120 आ जाएगा। अब देखिएगा कि टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ा है, पहले भी 4120 थे जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था, और आज जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो भी आज में इसमें क्या है, वो टोटल इतना ही है। सिर्फ फर्क क्या पड़ा है, यहाँ से सीट माइनस होके यहाँ प्लस हो गई है। अब टोटल में तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब जैसे मैं बार बार एग्जाम्पल की बार देते भी हैं, बच्चों को बताते भी हैं। अब जैसे मैंने क्या बोला कि मेरे इसमें क्या, मेरे पास 100 रुपये हैं। अब उस 100 रुपये के मैंने इस जेब में उसका एक 50 का और दूसरा भी 50 का कि खुले करवाए, तो जोड़ेंगे तो दोनों का टोटल तो क्या होना है कि 100 ही होना है। पहले भी मेरे पास 100 थे और अभी भी 100 है, फ़र्क इतना है कि मैंने 100 के नोट के क्या कर लिए हैं कि 2 50 के करवाए हैं। तो वही बात यहाँ है कि टोटल में कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ये आपने विशेष ध्यान रखना है। हाँ, इतना फ़र्क है कि यहाँ से जम्मू कश्मीर वाले सदस्य यहाँ आगे आने की वजह मैंने बता दिया, वो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब देखो भी, अब इसमें और बहुत बार यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, और यहाँ थोड़ा आपने विशेष ध्यान रखिएगा। एक बार नहीं, अनेकों बार अनेक एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आया है कि सबसे पहले यही आता है कि ये जो केंद्र शासित प्रदेश थे, यानी पहले 2, अब 2 की इसमें देखिए अगर बात करते हैं अपने, देखिए दिल्ली और पांडिचेरी, ये जो अपने केंद्र शासित प्रदेश थे, इनको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति कब मिली। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से भी। तो ये ध्यान रखिएगा, 70वां संविधान संशोधन 70 यानी 70वां संविधान संशोधन 1992, जिसमें दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति। ठीक है, क्या कहा आपको कि 70वां संविधान संशोधन 1992, जिसमें दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की क्या दी गई, अनुमति। अब इसमें देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन ये हार्ड बनता है। अब यहाँ क्या बनेगा कि ये आता है कि दिल्ली एवं पांडिचेरी जो विधानसभा के सदस्य हैं कि उन्होंने पहली बार अपने मत का प्रयोग कब किया, ये क्वेश्चन बनता है। माना थोड़ा हार्ड है, लेकिन सोचिएगा इसमें, देखिएगा। अब कहीं उसमें आप बोलो कि 1992 में इन्हें क्या है, परमिशन मिली, यानी अनुमति दी गई कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, इस समय यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा,
कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के चुनाव जब 1992 में हुए थे तो जनरली अपने कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ इन्होंने अपने मत का प्रयोग किया था। नहीं, यहाँ तो इनको अनुमति दी गई थी, लेकिन पहली बार इन्होंने जो अपने मत का प्रयोग किया था वो KR नारायण के समय इन्होंने अपना वोट डाला है। ये आप ध्यान रखिएगा। दोबारा सुनिए, मैंने आपसे क्या कहा कि 17वां संविधान संशोधन 1992 दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति। लेकिन इस समय जब चुनाव की बात करें कि 1992 में जो राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी हैं, इनके चुनाव हुए थे, लेकिन यहाँ इन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया था। कि पहली बार इन्होंने अपने जो मत का प्रयोग किया है वो KR नारायण के समय किया है। और आगे पढ़ेंगे भी, अपने आगे बात करेंगे KR जी के बारे में। जो KR नारायण है, ध्यान रखिएगा, ये आज तक सबसे अधिक मतों से जीतने वाला राष्ट्रपति है। देखिएगा, मैं मतों से बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने मत प्रतिशत शब्द यूज नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। अगर मत प्रतिशत बात करें तो अन्य अदर और है, यानी कौन, ध्यान रखिएगा, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन मैं मत संख्या की बात कर रहा हूं। मत संख्या से तो KR नारायण है और इन्होंने पहली बार अपने यहाँ मत का प्रयोग किया है। ये लीजिएगा, इसमें भी आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कितने सदस्य भाग लेते हैं। अब जैसे मैंने आपसे क्या कहा अभी कि राष्ट्रपति के चुनाव में सदस्य भाग लेते हैं कौन, MP और MLA। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, अब ये बन जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कुल कितने सदस्य भाग लेते हैं। अब पहले तो मैंने इन दोनों के बारे में अलग अलग बताया। किसके बारे में, MP कितने बताए, 776। दूसरा मैंने क्या बोला, MLA कितने बताए, ध्यान रखिएगा, 4120। अब आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कुल कितने सदस्य भाग लेते हैं। अब कुल का मतलब MP प्लस MLA। अब MP प्लस MLA है तो कितना हो जाएगा, 776 प्लस 4120 तो कितना हो जाएगा, 4896। अब देखिएगा, अब कंफ्यूज मत होइएगा कि सर की तो कैलकुलेशन ही बहुत फास्ट है। कुछ नहीं है, देखिएगा, ये चीज़ें अभ्यास यानी प्रैक्टिस है। आप भी 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आंकड़े अपने आप ही रटे जाते हैं। तो यानी क्या हो गया, 776 प्लस 4120 यानी 4896 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। अभी देखिएगा, मैंने थोड़ा सा इसके बारे में आपको एक बात ध्यान रखिएगा। अभी आपसे कहा था कि इसमें मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, बिल्कुल सही है। अब मनोनीत यानी, अरब ये क्वेश्चन आया भी था, पूछा भी था क्या, कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो मनोनीत सदस्य हैं जो भाग नहीं लेते, इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 12 प्लस 2 यानी 14 ये है। अब ये जो 2 सदस्य मैं आपसे बता रहा हूं कि ये जो 2 कौन से, एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन अब यहाँ एक बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा आपको कि एंग्लो इंडियन, ऐसा कोई आंग्ल भारतीय है जिसने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया। अब आप सोच रहे होंगे, अभी तो आप कह रहे हो कि जी आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और अभी मैंने आपसे क्या कहा, क्या आज तक कोई ऐसा व्यक्ति जिसने एंग्लो इंडियन ने राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट डाला? हाँ, आज तक एक व्यक्ति है। देखिए, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। मैंने आपसे क्या बोला है, मैंने आपसे ये कहा है कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। लेकिन अब मैंने ये आपसे कहा कि एंग्लो इंडियन मनोनीत, मैंने आपसे कब ये कहा
कि जो एंग्लो इंडियन है वो निर्वाचित भाग नहीं ले सकता। ये आपने ध्यान रखना है। हाँ, मनोनीत है वो भाग नहीं लेता है, लेकिन मैंने शब्द क्या बोला, अगर कोई आंग्ल भारतीय संसद में निर्वाचित होके आता है, चाहे वो लोकसभा में आए चाहे वो राज्यसभा में आए, वो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। और आज तक ध्यान रखिएगा, अपने 1952 से लेके और 2000 ये जो 20 ये जो लास्ट चुनाव हुए थे 17 में, तो यानी इसकी अगर बात की जाती है तो एकमात्र व्यक्ति हैं जो एंग्लो इंडियन जिसने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया। और आप सोच रहे होंगे वो ऐसा कौन है जी, तो सोचिएगा, आप ध्यान रखिएगा। तो देखो इसमें अभी मैंने आपसे क्या कहा, वो एंग्लो इंडियन कौन है और वो व्यक्ति वर्तमान में भी है, ये ध्यान रखिएगा। आपसे क्या बोला, वो व्यक्ति वर्तमान में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कौन है, ध्यान रखिएगा। कैरन ओब्रायन, ये ध्यान रखिएगा, ये व्यक्ति हैं जिसने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया है और ये एंग्लो इंडियन है। और आप सोच रहे होंगे ये जो कैरन ओब्रायन है ये व्यक्ति ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का सदस्य है, यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी पश्चिम बंगाल से बिलोंग करता है और ये व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है। तो देखिएगा, ये आपने ध्यान रखना है। और ये व्यक्ति दोबारा अब राज्यसभा का सदस्य बना है, पहली बार 2011 में ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में निर्वाचित करके भेजा गया था। ठीक है, अब इसका और पहली बार अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहली बार राष्ट्रपति के चुनाव में किसी आंग्ल भारतीय ने अगर अपने मत का प्रयोग किया है, वो 2012 के चुनावों में भाग लिया था। और राष्ट्रपति कौन बने थे, प्रणब मुखर्जी, जिसे अपने प्रणब दा के नाम से भी जानते हैं। तो यानी 2012 में पहली बार इस व्यक्ति ने, या कह सकते हैं कि इसमें एंग्लो इंडियन ने अपने मत का प्रयोग किया था। फिर मैं आपसे पुनः कह रहा हूं, इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपसे क्या बोला है, मैंने आपसे कहा कि एंग्लो इंडियन सदस्य जो लोकसभा में मनोनीत हैं, मनोनीत आपसे कहा भाग नहीं लेते हैं, लेकिन ये व्यक्ति मनोनीत नहीं बल्कि क्या हुआ है, ये व्यक्ति निर्वाचित हुआ है। और निर्वाचित सदस्य चाहे वो एंग्लो इंडियन हो या आप हो या मैं हो या अदर कोई भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी इसमें निर्वाचित सदस्य यानी चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या ध्यान रखिएगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो इसमें भाग ले सकता है। और ये व्यक्ति क्या था, निर्वाचित था। ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये है इसके बारे में भी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कुल कितने सदस्य भाग लेते हैं। और देखिए ये चीज़ें जो थोड़ा डीपली आपको बताई गई हैं, चाहे छोटे लेवल से लेके चाहे बड़े तक जाइएगा, कि मैंने उस आधार पर बता दी हैं और ये हर जगह काम आएंगे। उसके बाद देखिएगा, इसमें आप सोच रहे होंगे इसमें ये अनुच्छेद मैंने आपसे पहले कहा था, ये जो थोड़ा 54 है कि थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान सुनिएगा बात। उसके बाद देखिएगा, और ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और इस चीज़ को आप दिमाग में बिठा लीजिएगा कि नोट क्या जी, सुनो देखो। अभी देखिए इसमें क्या बोला, संसद प्लस विधानसभाओं के मनोनीत प्लस
विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। नहीं लेते हैं। अब देखिएगा क्या बोला मैंने कि संसद प्लस विधान सभाओं के मनोनीत, ठीक है। अब संसद में मनोनीत आपको मैंने अभी बोला था, चाहे वो एंग्लो इंडियन हो या जो राज्यसभा में जो 12 सदस्य हैं जो कला साहित्य विज्ञान आदि सुन के आते हैं, या विधान, उसमें बोला आपने विधान सभाओं के मनोनीत हैं, प्लस ध्यान रखिएगा विधान परिषद, चाहे विधान परिषद के सदस्य कैसे ही हों, वो चाहे मनोनीत हैं चाहे निर्वाचित हैं, ये सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और मन में क्वेश्चन आता है कि विधान परिषदों के सदस्य भाग क्यों नहीं लेते? तो इसके पीछे भी वजह है। इसके पीछे देखिएगा, भारत में देखिएगा 28 राज्य हैं और 28 राज्यों में से केवल 6 में ही क्या है? विधान परिषद है। तो ऐसी स्थिति में विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और ये जो मैंने आपसे बोला बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, ये विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है। दोबारा सुनिएगा इस बात को मैं क्या कह रहा हूं, संसद प्लस विधान सभाओं के मनोनीत प्लस विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, और लास्ट बात इसके बारे में आती है। अब लास्ट इसमें क्या है, अब देखोगे, अब इसमें एक बात और विषय रहना, ये भी आप नोट ध्यान रखना। क्या जी, अब नोट्स में क्या आ जाएगा, देखिएगा, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, ठीक है। अब राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और किसी राज्य की विधानसभा भंग हो जाती है, तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव होगा? अब मन में क्वेश्चन आता है, सीधी सी बात है। अब किसी राज्य की विधानसभा, उसमें क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव के समय भंग हो जाती है, तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव होगा? तो क्या उस विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे? तो आपने विशेष ध्यान रखना है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और किसी राज्य की विधानसभा भंग हो जाती है, तो आप विशेष ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव तो होगा, यानी राष्ट्रपति का चुनाव होगा, लेकिन उस राज्य की विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेंगे। ये लीजिएगा, यानी क्या जाना आपने कि राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और ऐसे समय में तो किसी राज्य की विधानसभा भंग होती है तो राष्ट्रपति का चुनाव तो होगा, लेकिन उस राज्य की विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेंगे। जैसे माना अब अपने राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और मान लीजिएगा राजस्थान की विधानसभा क्या है, भंग हो जाती है किसी वजह से, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव तो होगा। और अभी मैंने कहा राष्ट्रपति के चुनाव में 4120 विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो वर्तमान में राजस्थान में विधानसभा के 200 सदस्य हैं, तो 200 सदस्य इसमें क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे और ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे।
तो ये है अपने भी किसके बारे में कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में, और जिसका उल्लेख अपने क्या है 54 में है। ठीक है जी, आज अपना इतना ही है, और कल अपने जो इन नेक्स्ट क्लास में अपने बात करेंगे किसके बारे में, अनुच्छेद 55 के बारे में, और थोड़ा आप अध्ययन कीजिएगा। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि वर्तमान में कि जो भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी इस महामारी से परेशान है, तो थोड़ा सा आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, और अपने नेक्स्ट आगे बात करेंगे। थैंक यू।